नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय में चलते हैं जहां सजा मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर थी। एक ऐसी जगह जिसे दुनिया ने सेल्युलर जेल या फिर काला पानी के नाम से जाना। तो बात है 1857 के विद्रोह के बाद की। अंग्रेजों के सामने ना एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। उन्होंने देखा कि भाई भारत के क्रांतिकारी तो देश के लिए अपनी जान देने से भी नहीं डर रहे हैं। तो सवाल ये था कि उन्हें ऐसी कौन सी सजा दी जाए जो मौत से भी ज्यादा डरावनी हो। और इस सवाल का जवाब था काला पानी। सोचिए, एक ऐसी जगह जो सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बनी थी। नहीं, वो तो इंसान की रूह को, उसकी आत्मा को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। तो आखिर ऐसी सोच आई कहां से? क्यों बनाई गई ऐसी जगह? देखिए, 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। वो जानते थे कि अगर इन क्रांतिकारियों को शहीद बनने दिया तो विद्रोह की आग और भड़क जाएगी। उन्हें एक ऐसी सजा चाहिए थी, एक ऐसा खौफ जो आने वाली पीढ़ियों के मन में भी आजादी के ख्याल को पनपने ना दे। तो फर्क क्या था? देखिए, अंग्रेजों के लिए ना मौत की सजा एक तरह से आसान रास्ता था। क्रांतिकारी शहीद बन जाते और लोगों के हीरो। लेकिन काला पानी, उफ, काला पानी का मकसद ही कुछ और था। एक धीमी तड़पा तड़पा कर देने वाली जिंदगी जो हर एक दिन मौत से भी बदतर लगे। मकसद साफ था, हिम्मत को, जज्बे को पूरी तरह से कुचल देना। अब इतनी भयानक सजा के लिए जगह भी तो वैसी चाहिए थी, है ना? और वो जगह चुनी गई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सोचिए, एक ऐसी जगह जो उस वक्त दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल कटी हुई थी। ये कोई कम दूरी नहीं थी भारत की मुख्य भूमि से, पूरे 1300 किलोमीटर दूर। चारों तरफ बस समंदरी समंदर। मतलब यहां से भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कैदी अपने घर, अपने परिवार, अपनी मिट्टी से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाते थे। और जानते हैं, ये अकेलापन, ये अपने आप में ही एक ऐसी सजा थी जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। तारीख थी 10 मार्च 1858। करीब 1000 क्रांतिकारियों का पहला जत्था वहां पहुंचा और उनके स्वागत में कोई जेल की दीवारें नहीं थीं। नहीं, वहां थे बस घने अनजान जंगल, जहरीले जानवर और जानलेवा बीमारियां। और आते ही उन्हें काम पर लगा दिया गया। जानते हैं क्या काम? जंगल साफ करो और अंग्रेजों के लिए रहने की जगह बनाओ। और वो खुद खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर थे। और ये सिलसिला सालों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर अंग्रेजों ने सोचा, क्यों ना एक ऐसी जेल बनाई जाए जिसकी बनावट, जिसका डिजाइन ही अपने आप में एक टॉर्चर हो। और बस यहीं से सेल्युलर जेल के बनने की कहानी शुरू हुई। साल 1896 में काम शुरू हुआ और पूरे 10 साल लग गए इसे बनने में। और सबसे बड़ी विडंबना या कहें कि क्रूरता ये थी कि इस जेल को बनाने वाले मजदूर कोई और नहीं बल्कि खुद वही कैदी थे जिन्हें बाद में इसी जेल में कैद होना था। बर्मा से लाई गई लाल ईंटों से वो अपने ही हाथों से अपने लिए नर्क तैयार कर रहे थे। इस जेल का डिजाइन वाकई बहुत शातिर था। सोचिए, बीच में एक सेंट्रल टावर और उससे निकलती 7 शाखाएं, जैसे किसी मकड़ी का जाला। और इन शाखाओं में थी करीब 700 छोटी छोटी कोठरियां। हर कोठरी को ऐसे बनाया गया था कि कोई कैदी दूसरे कैदी से बात करना तो दूर, उसे देख तक ना सके। मकसद सिर्फ एक था, उन्हें शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह तोड़ देना। एक मशहूर शायर और क्रांतिकारी थे फजले हक खैराबादी। वो खुद यहाँ कैद थे। उन्होंने इन कोठरियों के बारे में बस एक लाइन लिखी थी जो सब कुछ बयां कर देती है। उन्होंने कहा, ये कमरे नहीं, ईंटों से बने ताबूत थे। बस ये एक लाइन उस जगह की पूरी हकीकत बताने के लिए काफी है। तो कोठरियों के अंदर की दुनिया कैसी थी? सच कहूं तो किसी बुरे सपने से भी बदतर। यहां हर नया दिन, हर गुजरता पल अपने साथ एक नई, एक और ज्यादा भयानक यातना लेकर आता था। हर कैदी को सचमुच कोल्हू के बैल की तरह जोत दिया जाता था। उनसे नारियल से तेल निकलवाया जाता, रस्सी बनवाई जाती, चक्की पिसवाई जाती। और अगर कोई थक कर, बीमार पड़कर अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया तो सजा थी कोड़ों की बरसात या फिर कई कई दिनों तक हथकड़ियों में जकड़कर खड़ा रखना, बिना एक बूंद पानी, बिना एक निवाले के। और ये टॉर्चर सिर्फ काम तक ही नहीं था। कैदियों को पहनने के लिए ऐसे खुरदुरे कपड़े दिए जाते थे जो उनके शरीर को छील देते थे, जख्म बना देते थे। और उन खुले जख्मों पर जंगल की जहरीली चींटियां चिपक जाती थीं। वो दर्द कैसा होता होगा हम सोच भी नहीं सकते। साफ सफाई का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। और रात
रातें कटती थी टपकती हुई छतों के नीचे, ठंडी सख्त जमीन पर। लेकिन इतनी हैवानियत के बाद भी क्या अंग्रेज कामयाब हुए? क्या वो क्रांतिकारियों की हिम्मत को पूरी तरह तोड़ पाए? नहीं, उस घने अंधेरे में भी विद्रोह की चिंगारियां अंदर ही अंदर सुलग रही थी। इसकी एक मिसाल मिलती है मार्च 1868 में। 238 कैदियों ने एक साथ मिलकर भागने की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बहुत ही दुखद तरीके से नाकाम हो गई। कहीं तो जंगल में ही मारे गए, कुछ पकड़े गए, और जो पकड़े गए उनमें से 87 लोगों को बाकियों में खौफ पैदा करने के लिए सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को अंदर तक हिलाकर रख दिया। एक ऐसा पल आया जब पिंजरे में कैद एक शेर शिकारी पर ही झपट पड़ा। ये बात है फरवरी 1872 की। भारत का वायसराय यानी ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा अफसर लॉर्ड मेयो वो जेल का दौरा करने आया, और वहीं शेर अली आफरीदी नाम के एक कैदी ने मौका देखते ही वायसरॉय की हत्या कर दी। सोचिए, ये कितनी बड़ी, कितनी असाधारण घटना थी। भले ही बाद में शेर अली को फांसी दे दी गई, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को एक पैगाम दे दिया था कि जज्बा अभी जिंदा है। और विद्रोह के सिर्फ यही तरीके नहीं थे। कई कैदी भूख हड़ताल करते थे, पर अंग्रेज वो जबरदस्ती उनके मुंह में नली डालकर तब तक खाना ठूसते थे जब तक कि उनकी सांसें ही न उखड़ जाएं। कुछ कैदी जैसे इंदु भूषण रॉय रोज रोज के इस अपमान से इतना तंग आ गए कि उन्होंने आत्महत्या को गले लगा लिया। माफी मांगने से बेहतर उन्होंने अपने ही कुर्ते से फांसी लगा ली। तो सवाल ये उठता है कि ये जो यातनाओं का सिलसिला था, ये आखिर रुका कैसे? इस नर्क का दरवाजा बंद कैसे हुआ? चलिए अब इस कहानी के आखिरी अध्याय पर चलते हैं। इसका अंत हुआ दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। 1942 में जापान ने अंडमान के द्वीपों पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ भारत में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी और अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे थे। और आखिरकार साल 1945 में इस जेल पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग गया। जितने साल ये जेल चली, अंग्रेज भारत के कोने कोने से लगभग 80,000 राजनीतिक कैदियों को यहां लाए। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 80,000 सपने थे, 80,000 परिवार थे, 80,000 जिंदगियां थीं। लेकिन जो अगला आंकड़ा है वो सच में रूह कंपा देता है। ऐसा माना जाता है कि उन 80,000 जिंदगियों में से सिर्फ 300 के आसपास लोग ही जिंदा वापस अपने घर लौट पाए। बाकी सब उसी गुमनाम द्वीप की मिट्टी में कहीं खो गए। आज सेल्यूलर जेल की दीवारें बेशक खामोश हैं, लेकिन वो खामोशी उन अनगिनत कुर्बानियों की गवाह है। वो दीवारें हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है, और कहते हैं कि अगर कोई ध्यान से सुने तो उन ईंटों से आज भी इनकलाब की गूंज सुनाई देती है।